हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आगे का पार्ट, आगे के क्वेश्चंस। जो हमारा पेपर चल रहा था, ये पेपर चल रहा था हमारा यूपीपीसीएस का, जो पीएससी है, इसका प्री एग्जामिनेशन 2021 का पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो अंटार्कटिका है आपका, है ना, वहाँ पे भारत के जो परमानेंट और ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, उनके नाम के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो बेसिकली ये टॉपिक जो है आपका, ये क्लास 6 में आता है। क्लास 6 की ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका कहाँ है आपका, ये आपका क्या है, ग्लोब है ना, अर्थ है। तो ये जो नीचे का पार्ट है ना, जो आपका साउथर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट है, हेमिस्फेयर नहीं मतलब जो साउथ पोल वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या आइस है पूरा। ठीक है, इस वाले रीजन को कहते हैं अंटार्कटिका। और यहाँ पर जो भारत की 3 साइट्स थी, एक थी भारती, दूसरी थी आपकी दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, और तीसरी थी आपकी मैत्री। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी भारतीय साइट है और मैत्री साइट है, ये तो ऑपरेशनल है, और दक्षिण गंगोत्री अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्या कहता है, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, प्रोविजंस दिए हैं, और ये कहा है कि कहाँ के किन सोर्सेज से इसे लिया गया है। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट है, इसके कौन से आर्टिकल्स हैं, ये जो है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल 35 तक कवर करता है। ठीक है, और ये आपका यूएसए से लिया गया है, और यूएसए में इसे फंडामेंटल राइट आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये लिया गया आपका आयरलैंड से, सही है। इसके जो आर्टिकल्स है वो आते हैं 36 to 51। ठीक है, और 51 ए जो आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका आर्टिकल, वो आपका क्या कहलाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी 10 थी, फिर बाद में एक अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो लिस्ट है उसमें एक और ऐड हो गया, तो अब वो 11 हो गई। उसके बाद आता है रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर जो है वो आपका लिया गया है कनाडा से। जो बची हुई पावर्स है वो कहाँ डाली गई, डालेंगे सेंटर में, उसकी बात करी गई, कनाडा से लिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है, तो ये आप क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया कि ये वाला जो मैच है, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला पार्ट, ये क्या है, गलत है। ठीक है, फिर जो थर्ड है इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारा जर्मनी से लिया गया है, बिल्कुल सही। और इसके लिए जो आर्टिकल आता है वो आता है 360। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन जो है आपके 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है। जो इमरजेंसी है वो 3 तरीके की होती है। पहली नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, दूसरी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीसरी होती है आपकी प्रेसिडेंशियल रूल, या फिर आप उसे कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, तो इन 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, और इसका प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल जो है वो 360 आता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि नोबी और कांटो, ये एक प्लेन है, मतलब एक इलाके, जैसे हमारा इंडिया में क्या है, गंगेटिक प्लेन है ना, जो गंगेटिक प्लेन है हमारा, जो मोस्टली क्या है, नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है आपका, जो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये क्या है, गंगेटिक प्लेन है आपका। ठीक है, तो वैसे ही नोबी और कांटो प्लेन्स जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है, कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्टली आंसर ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है वो है जापान। ठीक है, और जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, टोक्यो। ठीक है, और यहीं पे क्या हुए थे आपके अभी, ओलंपिक्स हुए थे, ओलंपिक्स हुए थे, जहाँ पे जो हमारा एक गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले
क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ स्कीम्स के नाम दिया गया है और ये कब लॉन्च हुई इनके बारे में पूछा है, ठीक है। और उसके बाद फिर इनका मैच द फॉलोइंग बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसे ज़रा। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें पहले पूछा है आम आदमी बीमा योजना, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी 2017 में, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना। ये लॉन्च हुई आपकी 2021 में, ठीक है। ये आफ्टर पेंडेमिक से रिकवर होने के लिए इस योजना को लागू किया गया, ठीक है। जब आपका कोरोना वायरस पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, तो उससे जो लॉस हुआ उसे रिकवर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, इस स्कीम को। फिर आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये स्कीम जो है आपकी 2018 24 अप्रैल को, आई थिंक नहीं सॉरी 14 अप्रैल को लॉन्च की गई थी, ठीक है। और इसके बाद आपकी आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर आपका लास्ट ऑप्शन बचता है 2016। तो ये है इसका मैचिंग। देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा। तो फर्स्ट का क्या है, ए का बन रहा है थर्ड, ए का थर्ड आपका कहाँ है, यहाँ है और कहीं तो है नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहीं से मिल गया आपको, ठीक है। और बी का आपका फर्स्ट हो गया, सी का आपका फोर्थ हो गया, फोर्थ मतलब ये 2018, और डी का सेकंड हो गया मीन्स 2016, ठीक है। क्लियर। फिर आपका ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि टापा क्लॉथ जो ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से वो किस फैमिली से है, ठीक है। फैमिली की बात की गई है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डायरेक्टली देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोर्सियस, ठीक है। ये एक फैमिली है, इस फैमिली से ये टापा क्लॉथ मिलता है, ठीक है। अब टापा क्लॉथ का मतलब क्या होता है कि इसका दूसरा भी नाम है पेपर मलबरी, पेपर मलबरी, ठीक है। कई बार एग्जाम में पेपर मलबरी भी पूछ सकते हैं टापा क्लॉथ की जगह, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गई आपकी फैमिली, मोरेसी, ठीक है। मोरेसी जो है आपकी फैमिली हो गई। इसके बाद इसमें एक और टर्म आता है जीनस, जीन्स होती हैं, जीनस होता है, ठीक है। और फिर एक स्पीसीज होती है। तो ये चीज़ भी इस पर्टिकुलर जो पेपर मलबरी है या टापा क्लॉथ है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो जीनस होता है इसका वो होता है ब्रोस्टोसोनेटिया, ब्रोस्टोसोनेटिया, ठीक है। और स्पीसीज होता है बी पेपीरेटिफेरा, ठीक है। ये इसकी स्पीसीज हो गई और ये इसका जीनस हो गया। तो बट इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एज पर एसडीजी, एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। उसके तहत इंडिया इंडेक्स में की जो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की गई है एक रिपोर्ट 2020 और 21 की, उसमें से जो टॉप 5 स्टेट है उनमें से इन स्टेट्स में से वो कौन सा नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें टॉप 5 स्टेट देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेट आता है वो है केरला, फिर सेकंड नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश एचपी, फिर थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे है इसमें गोवा, और फिफ्थ नंबर पे है आपका कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी 5 लोगों की लिस्ट, 5 स्टेट्स की लिस्ट जो टॉप 5 में है। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा है आपका इस लिस्ट में, आंध्रा है और गोवा है। अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो इन दोनों में से ही होना चाहिए आपका, है ना, कि जो नहीं है लिस्ट में। तो आई थिंक जो गुजरात, देखिए अब इसमें ये 2 ऑप्शन आपको दे दिए, गुजरात और तमिलनाडु, है ना। तो जो तमिलनाडु है ये काफ़ी ऊपर आता है, मतलब ये टॉप 10 में आ जाता है, टॉप 10 के अंदर आता है आपका तमिलनाडु एग्जिस्ट करता है। बट जो गुजरात है ये इनके नीचे एग्जिस्ट करता है। तो जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो होना चाहिए गुजरात, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें कह रहा है कि जो ऑस्कर अवार्ड है वो एक मूवी को दिया गया, उसके डायरेक्टर को, ठीक है, नोमैडलैंड, ठीक है। ये एक मूवी थी जिसके डायरेक्टर को ऑस्कर अवार्ड मिला 2021 में,
ठीक है। तो ये कौन सा, पहली बार तो हम देख लेते हैं, ये 93rd अवार्ड था, अवार्ड सेरेमनी है ऑस्कर की, ठीक है। अब इसमें इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे आपके चेलो झाओ, ठीक है, शैलो झाओ इसके इस मूवी के डायरेक्टर थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, ये किस संस्था के द्वारा भारत में जारी किया जाता है, ठीक। तो देखिए अभी पहले उससे आंसर से पहले हम इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे ये आपका है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1935 में बना था, 1935 के एक्ट के बाद अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके जो आपके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास, जो है इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं आपके आरबीआई के, ठीक है। और ये रेगुलेटरी बॉडी है किसकी, बैंकिंग सेक्टर में। फिर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं, बेसिकली इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल क्या है आपके इससे पहले आपके रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। और इससे पहले वाले टर्म में ये निर्मला सीतारमन जी आपकी डिफेंस मिनिस्टर थी, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके भी मिनिस्टर हैं आपके पीयूष गोयल, ठीक है। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, हमारे जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो प्राइमरी ड्यूटी है फाइनेंस कमीशन की वो क्या है, जो फाइनेंस कमीशन का मेन काम है कि इसलिए वो उसका गठन किया गया है ना, उसके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आज की प्रेजेंट टाइम में जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर हैं वो कौन है, एन के सिंह, ठीक है। तो इसमें देखिए, टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है कि भाई आपका जो टैक्स जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में किया जाए, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो कौन देता है, फाइनेंस कमीशन देता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। एनुअल बजट प्रिपेयर करने का काम तो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है ना, तो इसका तो नहीं है आपका। टू एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, ये वाला काम भी नहीं करती है फाइनेंस कमीशन। अब देखिए ये जो ऑप्शन नंबर ए और डी है इनमें क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि टू एलोकेट फंड टू वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये काम नहीं करती है, काम है बट ये प्राइमरी वर्क नहीं है। जो मेन प्राइमरी वर्क है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक थीम दी हुई है, द क्लॉक इज टिकलिंग, ये किस इनमें से इवेंट्स की थीम है। तो चले पहले इवेंट्स के बारे में देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल योगा डे है हमारा, ये 21 जून को मनाया जाता है, राइट, ठीक है। और इसका जो थीम था इस साल का, जो 2021 का जो थीम था वो था योगा फॉर वेलनेस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये आपका हर साल 8 मार्च को, 8 मार्च को वुमेंस डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका जो थीम था वो था चूज टू चैलेंज, ठीक है। चूज टू चैलेंज था आपका थीम इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को। फिर है वर्ल्ड टीबी डे या ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। तो ये मनाया जाता है आपका इसको भी हम देखते हैं एक मिनट उससे पहले अभी हम देखते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और इसका जो आपका थीम था वो था आपका रीचिंग द जीरो, रीचिंग द जीरो, ठीक है। देखिए मलेरिया क्या है, बारिश में मच्छर वगैरह होते हैं तो उसके बाद फिर जो मलेरिया बीमारी फैलती है
उसकी रोकथाम के लिए मनाया जाता है उससे पहले ही। तो हम मलेरिया जो केसेस है उसको क्या करें, 0 कर दें। ठीक है, ये इस साल का जो थीम था। ठीक है, और जो आपका टीबी डे है, ट्यूबरक्लोसिस डे, इसका जो थीम था, इसका थीम था द क्लॉक इज टिकलिंग। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है 62, इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वर्ल्ड टीबी डे का जो थीम था क्लॉक इज टिकलिंग रहा इस साल का। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्रेट रिसेट। ठीक है, एक ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव फॉर रिकवरी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड-19 फेज। देखिए अब क्या है ना, कोविड-19 के केसेस कम हो गए, खत्म होने की कगार पर है ऑलमोस्ट, है ना, बट स्टिल कुछ केसेस आ रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में और वर्ल्ड में भी, है ना। तो उसके बाद जो है एक इनिशिएटिव लिया गया इसके लिए कि ग्रेट इंडिया रिसेट, हम चीज़ों को दोबारा से रिसेट करें ताकि जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो बिगड़ गई हैं वो क्या हो जाए, रिकवर हो सके। ठीक है, तो ये काम किसने किया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये काम किया। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड है वो है आपके, हेड जो है इसके वो है आपके रेबिका ग्यूरिनपा। ठीक है, और देखिए इसमें और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, है ना। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसके जो हेड है वो है डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए के अंदर। ठीक है, और इसके साथ आपका दिया हुआ ओईसीडी। ठीक है, तो ओईसीडी क्या होता है, बेसिकली ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है ओईसीडी, ऑपरेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुई थी, वो हुई थी 1961 में। ठीक है, फिर हमारा एक आता है लास्ट में, ये दिया हुआ है आपको यूएनसीटीएडी, है ना। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर 38 कंट्रीज हैं। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपका ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव स्टार्ट किया टू रिकवर द ग्लोबल इकोनॉमी के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सनलाइट जो है सबसे ज़्यादा क्या रिफ्लेक्ट करती है कंपेयर टू अदर थ्री, है ना। देखिए सनलाइट का जो सन रेज है, जैसे आपका कोई सरफेस है, सन रेज यहाँ पड़ रही है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, जितना ज़्यादा ब्राइट होगा या लाइट कलर का सरफेस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं। देखिए सैंड डेजर्ट है आपका, ये क्या है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ब्राइट है, बट क्या है, ब्राउनिश वाइट है, ब्राउनिश वाइट में इसका कलर आता है। पैडी क्रॉप्स जो आपकी धान की फसल है, ये भी ब्राउनिश थोड़ा सा इससे हल्का सा डार्क कलर में आता है। फिर आता है पेरियार लैंड। पेरियार लैंड मतलब जो आपका मतलब एक बेसिकली लैंड की बात कर रहे हैं, समथिंग ब्राउनिश कलर में हल्का सा रहेगा। फिर आता है लैंड कवर विद फ्रेश स्नो। स्नो क्या है आपकी, ये आपकी वाटर की बात कर रहे हैं ना। स्नो मीन्स ये क्या कम्प्लीटली वाइट है, वाइट में आता है ना, वाइट कह लीजिए या फिर नो कलर, है ना। तो इसमें क्या है, वाइट कलर बेसिकली रहता है, तो उसमें क्या है, रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कि जो लैंड आपका फ्रेश स्नो से कवर है, ठीक है, वहाँ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और जो डार्क है, जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा सरफेस का, वहाँ क्या है, रिफ्लेक्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है समथिंग, है ना। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं है करेक्टली। ठीक है, तो देखिए जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसकी जो बात कही गई है वो आर्टिकल 50 में कही गई है, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन है मैच है ये। और ये आता है डीपीएसपी के
तहत, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ थे हमारा, 36 से लेके 51 तक हमारे जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल सारे आपके उसी के अंदर आ रहे हैं ये सारे, ठीक। फिर जो आर्टिकल नंबर 46 है वो आपके प्रमोशन के बारे में बात करता है, एजुकेशनल या इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब फिर बात करता है आपका जो आर्टिकल 40 है, यहाँ देखिए डायरेक्टली आर्टिकल 40 जो है वो आपका डीपीएसपी का, वो पंचायत सिस्टम या विलेज पंचायत इनके फंक्शंस के बारे में, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर देखिए ये जो है आपका प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है उसमें पंचायती सिस्टम में, जिसके लिए 243 वाला जो आर्टिकल है उसके अंदर जो आर्टिकल 243A है, ये क्या कहता है आपका, ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं कहीं पे किसी इंडस्ट्री में इन मैनेजमेंट, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वहाँ की, उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन वर्कर्स का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट में भी एक रोल होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है 43A आपका आर्टिकल। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है आपका 243 आर्टिकल, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला ऑप्शन सी जो है मैच नहीं करता है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो राजा रंजीत सिंह है, ठीक है, इनके द्वारा किस जगह पर, ठीक है, ये अदालत ए आला, ठीक है, अदालत ए आला जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाहौर, है ना। और जो राजा रंजीत सिंह है इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है, लॉयन ऑफ पंजाब, ठीक है जी। और अमृतसर जानते हैं आप, गोल्डन टेम्पल यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो चेयरमैन है पहला, वो कौन था, है ना। तो देखिए ये जो सारे नाम है ये कौन है, ये सारे चेयरमैन्स रहे हैं आपके कमीशंस के, फाइनेंस कमीशन के सारे लोग चेयरमैन्स रहे हैं। तो देखिए इनका टर्म हम पहले देख लेते हैं, तो इससे हमें पता लग जाएगा कौन सबसे पहले रहा है। तो यहाँ पे है श्री संथानम, एस संथानम, ये जो है 1957 से 62 के बीच में ये चेयरमैन थे आपके फर्स्ट इसके फाइनेंस कमीशन के। फिर है श्री केसी निगोई, ठीक है, ये आपके 1952 से लेके 1957 तक, ठीक। ये आपके सेकंड नंबर के सेकंड नहीं मतलब इनका टर्म पीरियड 52 से 57 के बीच में था। फिर डॉक्टर राजमन्नार, ठीक, ये जो थे ये 1966 से लेके 69 के बीच में आपके फाइनेंस कमीशन रहे। फिर है चंदा, ठीक है, ए के चंदा जो है 1960 से लेके 1968 तक, 1968 तक, ठीक है। ये उस टाइम पर आपके 66 से लेके, एक मिनट जस्ट अ मिनट, 60 से लेके, बिल्कुल सही, यह है 1960 से लेके 1967 तक, 67 के आसपास तक ये आपके फाइनेंस कमीशन थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन बन रहा है, इन सभी में सबसे पहले जो नंबर आ रहा है इनका वो है केसी निगोई का, ठीक है। ये आपके पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है। और जो प्रेजेंट टाइम पे आपके जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं वो हैं एनके सिंह, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बात करता है कि प्योरली रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। तो इसमें भी ये पूछा है कि जो बजट अभी आया था जून जुलाई के आसपास में, तो उसमें जो 2021-22 का जो बजट था उसमें किन स्कीम्स के बारे में बात की गई है ना। तो देखिए अभी देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमारी है आत्मनिर्भर कृषक समवित विकास योजना, ठीक है। तो ये योजना जो है बेसिकली किसके लिए है, डबलिंग द फार्मर इनकम, डबलिंग
फार्मर इनकम, ठीक है, फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करने के प्रयास के तहत ये स्कीम है आपकी, ठीक है, और जिसमें के लिए लगभग 100 करोड़ का जो बजट है, बजट में 100 करोड़ का जो अमाउंट है वो इस योजना के लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट है, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश के बजट में रही है, तो ये ऑप्शन तो सही है आपका। फिर है आपका मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो ये क्या है सक्षम सुपोषण, मतलब आपको नाम से पता लग रहा है न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये समथिंग योजना है जिसमें न्यूट्रिशन दिया जाएगा, प्रॉपर डाइट वगैरह मिलेगी सबको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बिलो 5 ईयर्स के बच्चे हैं, 5 साल से बिलो वाले जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनको क्या है एक प्रॉपर डाइट मिलेगी, और उन गर्ल्स को मिलेगी जो 11 से 14 साल की बीच में गर्ल्स जो हैं, ठीक है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये भी इस बजट में रखा गया है, ठीक। फिर है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यम विकास योजना। तो ये वाली जो योजना है ये भी बजट में आई आपकी। इसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, जो कोविड के टाइम पर, ठीक है, या कोविड के बाद जो उनकी जॉब छूट गई, रह गई, निकल गए, जॉब नहीं रही उनके पास, और वो बाकी राज्यों से वापस उत्तर प्रदेश आए अपने राज्य, तो उन लोगों को कुछ रोजगार मिले, काम मिले, तो उसके रिलेटेड ये योजना लाई गई इस बजट के दौरान, ठीक है। तो देखिए अब हमारा 3 जो चीज़ें हमने देख ली, इन तीनों चीज़ों, ये क्या है आपकी, ये यूपी से रिलेटेड आपकी स्कीम्स हैं। तो ये स्कीम के लिए देखिए पहला ऑप्शन आपको क्या बन रहा है, जो करेक्ट आंसर है आपका वो बन गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए युवा उद्यमी विकास योजना, ये क्या स्टेट की नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई योजना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जीरो गोल फॉर 2050, 2050 के लिए नेट जीरो गोल का जो लक्ष्य है उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो देखिए नेट ज़ीरो इमिशन में क्या किया गया है कि कंट्रीज़ को जो अपना इमिशन है वो 2050 तक क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है, ठीक है। इमिशन किसका, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CFC हो गया है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, इन सब का जो इमिशन है निकलता है जो पर्यावरण में जाती हैं, इसको रिड्यूस करते करते 2050 तक उसे ज़ीरो कर देना है। तो इस जो नेट ज़ीरो के गोल में ये वाला ऑप्शन आपका पहला पॉइंट सही है। फिर जो पॉइंट 2 कहता है कि कंट्रीज़ का जो इमिशन है कंपनसेट करेगा और रिमूव करेगा ग्रीन हाउस गैसेस को फ्रॉम एटमॉस्फेयर से, बात दोनों जो स्टेटमेंट्स है आपकी सही जा रही हैं नेट ज़ीरो गोल से रिलेटेड। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से जो आपकी ये आइलैंड्स दी हुई हैं, आइलैंड्स के नाम दिए हैं, कहाँ पे हैं, इंडोनेशिया में, ठीक है। अब इंडोनेशिया कहाँ है आपका, इंडोनेशिया जैसे आपका सपोज ये भारत है ना, तो भारत के नीचे जो ऑस्ट्रेलिया है इधर इस तरफ में, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत, और जो इधर ये म्यांमार आपका बर्मा वगैरह आ जाता है, थाईलैंड वगैरह, तो इसके बीच में एक लंबी चेन है, यहाँ पे क्या है इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया, ठीक है। लंबी चेन है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स है। तो इसमें ये कह रहा है कि इनमें से जो लाइनअप है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में, है ना, भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम जब जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट में, तो इस डायरेक्शन में आपके आइलैंड्स की बताने की कौन किस लाइनअप में बैठता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ये आपको मैप में देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ये पहला बी ऑप्शन, सुमात्रा सबसे पहले पड़ता है, फिर जावा पड़ता है, बाली, और फिर लोम्बोक, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं एक स्टेटमेंट है यहाँ पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, अ प्लेज टू आवर पीपल एंड पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड, है ना। ये स्टेटमेंट जो है इसे हिंदी में देखते हैं, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है, क्या, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कही थी आपकी
आपके एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जानते ही हैं, क्या आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसके चेयरमैन थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक, और प्रेसिडेंट बनने से पहले जो आपकी गवर्नमेंट थी उसमें ये आपके फूड मिनिस्टर थे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेलाइन लेक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट सेलाइन लेक है आपकी वो है आपकी सांबर लेक। और सांबर लेक कहाँ है आपकी, राजस्थान में। ठीक है, तो चिल्का लेक देखिए यहाँ पर अदर ऑप्शन देखते हैं, चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में, और लोनार लेक महाराष्ट्र में, और वुलर लेक आपकी जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, सांबर लेक। ये है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भाई इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इनके अराइवल ऑफ इंडिया, ये बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, जो विदेशी यात्री जो हैं वो भारत आए अलग अलग समय पे, और इनके आने का क्रम आपको बताना है और फिर अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सभी के टाइम पीरियड को देख लेते हैं, कब कब कौन कौन आया है ना। ये सब जनरली क्या है, ब्रिटिश ट्रैवलर्स हैं, जनरली ये ब्रिटिश या यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं, वहीं से आए लोग। तो विलियम हॉकिंस ये जो है 1608 के आसपास अप्रॉक्सीमेट भारत आए थे। ठीक है, किधर से आए, ये आपके सूरत से आए थे, सूरत की तरफ एंटर किए और फिर आपके आगरा की तरफ गए घूमते हुए। फिर जो है आपके रफल फिश जो है वो 1584 के अप्रॉक्सीमेट भारत आए थे। ठीक है, और फिर है सर थॉमस रॉय, ये जो है लगभग 1616 का जो टाइम पीरियड चल रहा था उस ड्यूरेशन में ये भारत आए थे। फिर निकोलस डाउंटन, ये जो है भारत 1610 के आसपास में आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखिए सबसे पहले आपके कौन आए, दो, सेकंड नंबर है ना, रफल फिच। फिर इसके बाद आपके 1608, 1608 मतलब ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। फिर आपका 1610 निकोलस का फोर्थ, फिर लास्ट में आपका थॉमस। तो 2143, देखिए 2143 जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं इसी में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वो क्या कहता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है कि वह किसकी वजह से होता है ब्लड में। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है बेसिकली वो होता है नाइट्रेट की वजह से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो आपको हमें, ये क्वेश्चन आपको जहाँ ब्लू बेबी सिंड्रोम मिल जाए तो आपको आंख बंद करके लगा देना है नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो 6 साल के 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ब्लू ब्लू पैचेस उनके स्किन पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, बेबी मीन्स बच्चों में ही हो रहा है जनरली, ये बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स है। ठीक है, जब हमने माउंटेन्स जो आपके 3 टाइप के होते हैं, है ना, वॉल्केनिक माउंटेन, सेडिमेंट्री माउंटेन, इग्नियस माउंटेन। माउंटेन मीन रॉक है, रॉक्स को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, वही बाद में क्या माउंटेन्स का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक, तो आपकी ये माउंटेन्स दी गई हैं और ये किन किन कंट्रीज़ में फैली हुई हैं इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले है माउंट रेनर। तो माउंट रेनर जो है वो आपकी यूएसए में है। ठीक है, और माउंट एटना, ठीक, ये एटना से आप याद रखो ये कहाँ है, इटली में। और माउंट पेरिक्यूटाइन, माउंट पेरिक्यूटाइन जो है वो आपकी मैक्सिको में है। और जो माउंट एपो है वो आपकी फिलीपींस में। देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, फर्स्ट का 4 है ना। देखिए फर्स्ट का 4 कहाँ का है, इसमें है, ये वाला ऑप्शन आपका कट गया, ये सी ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फिर सेकंड का फर्स्ट कहाँ आ रहा है यहाँ पे,
तो आपका जो करेक्ट आंसर बन गया वो क्या हो गया, बी। ठीक है, तो 78 क्वेश्चंस का जो है आपका आंसर है वो ऑप्शन बी है, करेक्ट। चलिए फिर हम देखते हैं इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिलीज करता है। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। अभी हम इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है, हेड हैं, वो है आपके क्रिस्टियानो जॉर्जियावा। ठीक है, ये इसके आपके हेड हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड जो है ये आपका बना था 1969 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी जो चेयरमैन है वो है आपकी नटालिया कानम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम आपने पिछले पेंडेमिक के ड्यूरेशन में काफ़ी बार सुना होगा। तो इसकी जो स्थापना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1948 में लगभग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ठीक है, ये जो है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1905 में। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है रिलीज करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को। ठीक, फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ सिचुएटेड है, भारत में। ठीक है, देखिए स्टैचू ऑफ पीस जो है ये बेसिकली एक जैन मॉन्क है, जैन मॉन्क। ठीक है, उनका एक स्टैचू है, और ये स्टैचू सिचुएटेड है आपकी राजस्थान के पाली नाम का जो स्थान है, प्लेस है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो इनकी जो स्टैचू है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 151 इंचेस की हाइट की है, और ये अष्ट धातु से 8 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें कॉपर जो है आपका वो मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, और दूसरा हमारा एक फेमस है, आप जानते ही होंगे, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो आपका कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चलिए तो आपका जो स्टैचू ऑफ पीस का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कहाँ है, राजस्थान। चलिए फिर हम देख रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, SPSC है ना, जैसे आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये सब जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं इसके मेंबर्स को हटा कौन सकता है, रिमूवल का जो राइट है, अधिकार है, वो किसके पास है, गवर्नर के पास नहीं। देखिए इसका जो गवर्नर के पास जो राइट है वो है इसको अपॉइंट करने का, अपॉइंटमेंट का। ठीक है, अपॉइंटमेंट का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास रहता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं रहा आपका। फिर गवर्नर आपका ये भी कट जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए। फिर आपकी बारी आई, देखिए यहाँ पर भी एक गवर्नर दिया हुआ है ना, तो गवर्नर का जितना पार्ट हो गया वो अपने ऑटोमेटिकली कट गया। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। फिर आपका जो करेक्ट आंसर हो गया प्रेसिडेंट, आफ्टर इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा पर्टिकुलर मेंबर के बारे में कि इसको हटाना है या नहीं हटाना है ना, उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट जो है निर्णय लेते हैं कि उसको हटाया जाए। ठीक है, हटाया जाए या नहीं हटाया जाए उस पर्टिकुलर मेंबर को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू होगी, बट रिमूवल का जो प्रोसेस या इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो थ्रू प्रेसिडेंट होता है। ठीक,